इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत में रहने वाला हर छठा शख्स यानी करीब 22 करोड़ लोग शुगर से पीड़ित हैं। WHO के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर के मरीज हिंदुस्तान में हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बड़ी बात कही। वीके पॉल के मुताबिक कोरोना काल में सबसे ज्यादा खतरा शुगर के मरीजों को है, यानी कोरोना और शुगर का कॉम्बिनेशन जानलेवा है। कोरोना संक्रमित डायबिटिक रोगियों को इलाज के दौरान फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी सामने आया है। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सभी कोरोना मरीजों को ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है? इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी पंकज भार्गव ने देश के दो बड़े बड़े डॉक्टर से बात की। ये हैं एम्स ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर राजेश मल्होत्रा और इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर ईश्वर गिल्दा। डॉक्टर मल्होत्रा, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। डायबिटीज का चूंकि जिक्र हो रहा है, तो अगर डायबिटीज है, कोरोना भी है, तो ऐसे में मरीज कैसे बचेंगे? तो एक बात तो ये है पंकज की, जब आप डायबिटिक होते हैं तब आपको वैसे ही हर किसी प्रकार के संक्रमण का जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है। और दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि डायबिटीज अपने आप में एक तो कोरोना को ज़्यादा बढ़ावा देती है। दूसरे, जब हम डायबिटीज़ में स्टीरॉयड देते हैं तो स्टीरॉयड और डायबिटीज़ दोनों बॉडी की इम्यूनिटी को कम करते हैं, तो ऐसे में उनको और दूसरी तरह की इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो जैसे आपने कहा कि कोई डायबिटिक नहीं है लेकिन उसको हाई डोज स्टीरॉयड देना पड़ा कोरोना की वजह से, तो उससे भी वो डायबिटिक हो सकता है। बहुत से लोग प्री डायबिटिक होते हैं, फैमिली हिस्ट्री होती है, डायबिटिक नहीं होते हैं, और ऐसे में इन्फेक्शन के स्ट्रेस में और स्टेरॉइड से उनकी डायबिटीज अनकवर हो जाती है। तो डायबिटीज से कोरोना अगर हो जाता है तो डेफिनेटली इसमें दिखाया गया है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है, ज्यादा आईसीयू एडमिशन होते हैं, ज्यादा डेथ रेट होता है। तो जरा डायबिटिक्स को खास करके बच के रहना चाहिए। इसीलिए मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि डायबिटीज है तो क्या हम वैक्सीन लगवाएं, तो मेरा जवाब यही रहता है कि जब आप डायबिटिक हैं तो आपको कोविड होने का खतरा भी ज्यादा है और सीरियस कोविड होने का खतरा भी ज्यादा है, तो आपको तो जरूर लगवाना चाहिए वैक्सीन। डॉक्टर गिल्दा, आपके पास मैं आना चाहूंगा। क्या कोविड और क्लॉटिंग का कोई रिलेशन है क्या आपस में? क्या ब्लड क्लॉट का खतरा कोरोना के हर मरीज को है? नहीं, एक बात याद रखें कि हर कोरोना का मरीज बीमार होता नहीं है। उसमें 85% मरीज ऐसे कि जो सिम्टोमेटिक होते हैं या माइल्ड सिम्टोमेटिक होते हैं, तो उनको बुखार है, खांसी है, एक आध जुलाब है, बदन दर्द है, इतना हो जाता है और वो उसमें रिकवर हो जाते हैं। तो एक 7-8-10 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। लेकिन जो 15% लोग बीमार होते हैं उसके अंदर हर नमूने की बीमारी हो सकती है। ये कोविड एक मल्टी सेंट्रिक या मल्टी ऑर्गन फेल्योर करता है, अलग अलग ऑर्गन पे काम करता है। तो आपको आपकी इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी कम होने से जब आप रिकवर होकर बाहर आते हैं तो आपको म्यूकोरमाइकोसिस नाम का फंगस हो जाता है, दूसरे फंगस हो जाते हैं। या जब वो एक स्टॉर्म आता है जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, वो स्टॉर्म को कंट्रोल करने के लिए कोई दवाई दी जाती है, टोसिलिजुमैब है, वो देने से इम्यूनिटी एकदम कम हो जाती है। स्टेरॉइड देने से इम्यूनिटी एकदम कम हो जाती है। और कई डॉक्टर लोग स्टेरॉइड या मरीज खुद भी अपने आप से स्टेरॉइड लेते हैं, या कई डॉक्टर लोग जब माइल्ड केसेस हैं उनके अंदर घर बैठे स्टेरॉइड देना चालू करते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर मल्होत्रा ने, कि जो डायबिटिक और प्री डायबिटिक है उनको स्टेरॉइड से और ज्यादा खतरा है, और जो डायबिटिक नहीं है उनको भी स्टेरॉइड से डायबिटीज हो जाता है। हो सकता है उनका डायबिटीज बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है क्योंकि वो टेम्पररी फेज के लिए डायबिटीज होता है। तो अगर स्टेरॉइड भी नहीं दिया तो भी कोरोना से डायबिटीज होता है। तो डायबिटीज स्ट्रेस से होता है, आपकी लाइफस्टाइल से होता है। और ये बात अभी नहीं है, 1 साल से ये बात हम लोग कहे जा रहे हैं जी। 88% जो मरीज जो कोविड से मरे हैं पिछले 1 साल में, वो उसमें 88% मरीज ये 45+ कोमॉर्बिडिटी के हैं या 60+ वाले हैं। तो इसके अंदर डायबिटीज का सबसे बड़ा अंश है, और डायबिटीज है, रीनल फेल्योर है। लेकिन एक याद रखना कि डायबिटीज का हर मरीज हाई रिस्क में नहीं है। जिसका डायबिटीज कंट्रोल में है अपने आप से, वो उसको डरने की बात नहीं है। तो डायबिटीज होने के बाद भी डायबिटीज को कंट्रोल में रखना एज गुड एज एनी अदर नॉर्मल पर्सन। तो बिल्कुल, तो डायबिटीज को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मल्होत्रा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अपने दिल को कैसे बचाया जाए, क्योंकि हार्ट अटैक्स के भी मामले सामने आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा डरा रहे हैं। जी, तो
कोरोना में अभी ऐसा कुछ क्लियर कट लिंकेज नहीं है कि कोरोना से हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, पर जैसे अभी बात हुई कि डायबिटिक्स है, स्ट्रेस में, डायबिटिक्स में अक्सर साइलेंट हार्ट डिसीज होती है, उनको सिम्टम नहीं होते। हार्ट अटैक भी अगर डायबिटिक में कई बार आता है तो उसमें चेस्ट पेन वगैरह नहीं होता है। और जो कोरोना इन्फेक्शन है अपने आप में एक बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन है। तो इसमें जो आपकी जनरल हेल्थ कोविड होने से पहले थी और आपकी जो इम्यूनिटी थी और जो आपका कार्डियक स्टेटस था, आपका कार्डियक वेलबींग था, वही आपको बचा सकता है। एक बार इन्फेक्शन होने के बाद आपके जितने भी चिंक्स इन दी आर्मर है, जितने आपके शरीर में कमजोरियां हैं, वो धीरे धीरे एक्सपोज हो जाती है। जो कोरोना से नहीं होती है वो स्टेरॉइड्स हो जाती है और उससे आप जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम से संक्रमित होने लगते हैं। डॉक्टर गिल्ला, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं आजकल, जो सुनने में आ रहा है, यानी आपने पहले अपना टेस्ट करवाया आरटीपीसीआर, वो अगर नेगेटिव आ गया तो भी आप श्योर नहीं हुए, फिर आपने सीटी स्कैन करा लिया, फिर आपने डीडीमर टेस्ट करा लिया, इन सबको क्या सलाह देना चाहेंगे सर? देखिए क्या हो गया, ये कोरोना ने सब नया बिजनेस चालू कर दिया। कोई भी बीमारी को निदान करने के लिए क्या होता है, आपको सिम्टम्स क्या है, आप सिम्टम लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है, डॉक्टर को एग्जामिनेशन में क्या मिला उसके बाद जांच होती है। तो यहाँ लोग उल्टा कर रहे हैं, पहले जांच करते हैं फिर डॉक्टर के पास आते हैं, या पहले जांच करते हैं, दूसरे जिनको पहले कोरोना हुआ उनसे सलाह मशवरा करते हैं, दवाई चालू कर देते हैं क्योंकि डॉक्टर पास जाने के लिए पैसे क्यों खर्च करना है, दवाई सस्ती आती है, और फिर डॉक्टर पास जाते हैं मामला बिगड़ने के बाद। तो हमारे को क्या चाहिए कि सबसे पहले सिम्टोमेटोलॉजी क्या है। फिलहाल कोई दूसरी बीमारी इतने बड़े पैमाने पे नहीं है जितनी कोविड है। तो हम लोग बुखार, खांसी, गले में खराश, बेकार जुलाब, हम उसको कोरोना ही बोलते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर जांच भी कराने के बाद को आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है तो 30% फॉल्स नेगेटिव होता है। इन्हें आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव पक्का पॉजिटिव है, लेकिन आपका अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव को कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो फॉल्स नेगेटिव आते हैं और ये सब पूरे दुनिया में है। दूसरी बात यह है कि आपके घर में 4, 5, 10 लोग हैं, लास्ट ईयर एक को था, दूसरे को एक आध को होता था, ये साल एक को है तो घर में सबको होता है। तो आपको सबके आरटीपीसीआर कराने की जरूरत नहीं है। अगर आरटीपीसीआर कराए, आप समझ लो कि आपको कोविड है, अपने आप को आइसोलेट करो, अपने आप को आइसोलेट करो। इसका मतलब ये नहीं है कि सब जो पॉजिटिव लोग हैं 4 अलग अलग कमरे में बैठे, आप जो पॉजिटिव एक साथ रह सकते हैं, जो बीमारी एक साथ रह सकते हैं, उसको अलग क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको दूसरे लोगों से बचाना है और दूसरे लोगों को इनसे बचाना है। तो ये आपने को करना है कि घर में क्वारंटाइन रहो, रूम में क्वारंटाइन रहो, और जब भी जरूरत है तभी जांच करो, फालतू का जांच मत करो। और बार बार आरटीपीसीआर करके, कई लोग एंटीजन पॉजिटिव है फिर भी आरटीपीसीआर करते हैं, एंटीजन पॉजिटिव है 100% पॉजिटिव, आपको आरटीपीसीआर करके कोई फायदा नहीं है। तो एक सिस्टम पे ज्यादा लोड मत डालिए और जो जरूरी उतनी जांच कीजिए। डॉक्टर मल्होत्रा, इस पे आपको जोड़ना चाह रहे हैं, साथ ही साथ मेरा एक सवाल और भी है कि अगर मैं भारत की बात करूं, कैंसर पीड़ित लोगों की संख्या जो नंबर है करीब 14 लाख है, तो इस पेशेंट की इम्यूनिटी पहले से ही बहुत कमजोर होती है, वीक होती है, तो कैंसर रोगियों को अगर कोरोना हो जाए तो वो ऐसे में क्या करें? तो ऐसा है पंकज, 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात जो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट कही वो थी इन्वेस्टिगेशंस की, तो उसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि अपने आप सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ना तो ब्लड टेस्ट कराएं ना सीटी स्कैन कराएं, ये एक बहुत ही गलत ट्रेंड है। दूसरी बात क्या है कि मैं कल राउंड पे था तो मैंने एक रोगी से कहा कि आपका सैचुरेशन बिगड़ रहा है, आपको सीटी स्कैन कराना है, और वो एकदम डर गया कि नहीं मैं सीटी स्कैन नहीं कराऊंगा, मुझे बहुत खतरा है। तो मैंने जो उनके पास में उनका पहला सीटी स्कैन पड़ा हुआ, मैंने कहा आपने ये कब कराया? बोले ये मैंने सेकंड डे कराया। तो मैंने कहा आपने सीटी स्कैन तब कराया जब आपको जरूरत नहीं थी, क्योंकि दूसरे दिन में सीटी स्कैन कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और आज आपकी सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है तो आप इसको मना कर रहे हो, तो बिल्कुल उल्टी बात है। तो प्रॉब्लम सारी इन्वेस्टिगेशंस की, सीटी स्कैन की ये हो रही है कि लोग उसको बीमारी में बहुत जल्दी करा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि एक तो वो नॉर्मल आ जाती है और वो इतना अर्ली है कि इससे ये नहीं पता लगता कि आगे जाके क्या होगा, और दूसरे ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि मेरा तो बिल्कुल ठीक है। जब वो हॉस्पिटल में ड्रॉप सैचुरेशन से आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा सीटी बिल्कुल ठीक है, मेरी सांस जो है वो पता नहीं क्यों फूल रही है, तो पता लगता है सीटी स्कैन 6 दिन पहले हुआ था, जब पहले दिन बुखार हुआ था। तो सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन, अनटाइमली इन्वेस्टिगेशन, इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात आपने कही कैंसर की, तो आपको ये बताऊं, जब पहली वेव शुरू हुई थी और हमारा आईसीयू जब सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर में ग्राउंड फ्लोर पे आईसीयू खुला था, तो उसके अंदर 80% पेशेंट सिर्फ या तो कैंसर के थे या स्ट्रोक के थे या किसी इस तरह की प्रॉब्लम के थे जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम थी। उस समय आईसीयू में बिना कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट नहीं थे, लेकिन सबसे ज्यादा बहुतायत कैंसर के पेशेंट की थी। कैंसर के पेशेंट इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं,
उनको कोविड भी जल्दी पकड़ता है, उनको फंगस भी जल्दी पकड़ता है, वो जल्दी ठीक भी नहीं होते हैं। हमारे यहाँ इतने सारे कैंसर के पेशेंट्स थे कि उनको कईयों को कीमोथेरेपी भी कोविड हॉस्पिटल में देनी पड़ी, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वो जल्दी नेगेटिव भी नहीं होते हैं, उनका टेस्ट भी बहुत देर तक पॉजिटिव रहता है। तो कैंसर पेशेंट एक बहुत ही स्पेशल सब ग्रुप है और जिनका हमें खास ख्याल रखना पड़ता है। एक सवाल आपसे भी है डॉक्टर गिल्दा, वो ये कि पहले बहुत सारे डाउट्स थे, वैक्सीनेशन करवाएंगे नहीं करवाएंगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं डर में बहुत ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। किस तरह से फायदा होगा अगर सब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे सर? देखिए, डर से अपने को दो फायदे लेना है, एक तो वैक्सीनेशन करा लेना है और दूसरा जो लोग मास्क नहीं लगाते उनको मास्क लगाने बोलना है। तो जब भी बीमारी इतनी ज्यादा फैली नहीं है तो लोग मास्क भी नहीं लगाते हैं और वैक्सीनेशन के लिए तो काफी हेजिटेंसी थी। अब ये बात है कि अगर वैक्सीनेशन करें जितना जल्दी, हमें पूरा 10 महीने के अंदर पूरा कंट्री को वैक्सीनेशन करना है, जिसको भी करना है। अगर 10 महीने में नहीं करते हैं तो हमको वैक्सीनेशन का दूसरा दौर शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैक्सीनेशन का जो इफेक्ट है या इम्पैक्ट है वो 8-10 महीने ही रहता है। तो दो नमूने से हर्ड इम्यूनिटी आती है, एक तो आपको इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद में एंटीबॉडी आ जाए, या दूसरा वैक्सीनेशन लो एंटीबॉडी आ जाए। किसी भी ढंग से आपको एंटीबॉडी आई तो आपको 8-10 महीने का काम आपका चल गया। जब वैक्सीनेशन का शॉर्टेज है तो हमें क्या करना चाहिए कि जिन लोगों को ऑलरेडी कोरोना हो गया है 1-2 महीने में, 4 महीने, 5 महीने में, उन लोगों को बोले आप रुक सकते हैं, अभी इतना आपको गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि उनका एंटीबॉडी टेस्ट करें, एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो उनका वैक्सीनेशन अपन प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और वैक्सीन जिसका नंबर आता है उसने जल्दी से जल्दी ले ले, क्योंकि एटलीस्ट ये 2-3 फायदे हैं वैक्सीन के। एक है आप डेथ से 99% बचते हैं, दूसरा आप हॉस्पिटलाइजेशन से या सीरियस इलनेस से 93% बचते हैं, बिल्कुल, और कोविड से 60-80% बचते हैं। आपने वैक्सीन कब लिया, कौन से टाइप का लिया, उस पर है। चलिए डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, डॉक्टर ईश्वर गिल्दा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इतनी जरूरी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।